हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो हमारा सीजीएल का फॉर्म आया है उसके जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया है तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए पहले, उसके बाद हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको बिहार सचिवालय की जो है सचिवालय सहायक पोस्ट पे जो फॉर्म आया है उसका पूरा तैयारी कराया जाएगा हमारे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में ये वर्णन है कि जो राज्य है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक पृथक करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो केंद्र और राज्य के संबंध के लिए। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो गाइस, छठा क्वेश्चन देख सकते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सहायक संधि कराने वाले प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो था वो था हैदराबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद जो है पहली बार सहायक संधि किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। आठवें क्वेश्चन में है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी या फिर लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल्ट मैकेंजी। गाइस, क्वेश्चंस का लेवल आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हम करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के लायक ही है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएस बिहार एसएससी की सीजीएल की, तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो कैसे किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर के समकालीन जो था वो था घनानंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घनानंद। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर है। तो 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? जो अष्टदिग्गज थे वो आपके कृष्णदेव राय के राज्य में रहते थे। कृष्णदेव राय के जो दरबार था उसी में रहते थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो कि 510 ईसा पूर्व में 510 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल राष्ट्रमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करेगा वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करेगा। तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से संग्रहित की गई थी? तो ये जापान के संविधान से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। तो अनुच्छेद 148 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कैसे यहाँ पे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा ये सारे जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? देखिए, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर जो बल दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को कौन दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य के संबंध जो है फिलिप्स चक्र दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा आपूर्ति में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो सबसे प्रचलित माप जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। किस युद्ध के पश्चात बाबर को गाजी की उपाधि धारण की? बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो ये खानवा के युद्ध के बाद धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1527 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1527 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईयर हमेशा पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि 1904 में जो है इसकी लॉर्ड कर्जन ने स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति के दौरान अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी? अभिधम्म पिटक की रचना जो है वो तृतीय बौद्ध संगति के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका भी अगर आपसे इस भी पूछे तो 251 ईसा पूर्व आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है, 251 ईसा पूर्व आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे क्रिप्स मिशन दिया हुआ है, अगस्त प्रस्ताव दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया गया है। तो देखिए, जो आपका क्रिप्स मिशन है वो भारत कब आया था? तो ये मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 में आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त में हुआ था। इतना तो पता है आपको कि अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में हुआ था, ठीक है, अगस्त 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये भी आपका 1940 में ही हुआ था, लेकिन ये अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1940 में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। पहले 2
उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3। ठीक है, आप लोग ये ईयर और मंथ याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में। ठीक है, और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942, अगस्त बताओ अगस्त 1940, और यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, और व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940। और यहाँ पे व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है वो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो देखिए, इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसने तुगलक चहलगानी की स्थापना भी की थी। ठीक है, और यहाँ पे शुद्ध अरबी सिक्के जो है इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, और तुर्क चहलगानी की भी स्थापना की थी, और शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ था? ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉरेंस। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे जाएंगे दोस्तों। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन बनाया है। तो चलिए 28वां क्वेश्चन देख लीजिए। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो अकाल तख्त की स्थापना जो है गुरु हरगोबिंद ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु हरगोबिंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यप्रणाली परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कोई सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये थे शंकरन नायर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन आपका बन जाता है। यहाँ पे बीपीएससी लेवल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? ये भी आपका बीपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही दिल्ली दरबार की स्थापना आयोजन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कब प्रथम दिल्ली दरबार जो है इसका आयोजन कब किया गया था? तो ये 1877 में। आपसे ईयर भी पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1877 में किया गया था ये पहले दिल्ली दरबार का। और अगर आपसे दूसरा दिल्ली दरबार पूछते तो ये किया गया था आपका 1930 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 1930 नहीं होगा, ये 1903 होगा। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किया गया था। और आपसे तीसरा पूछ दे कि तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1911 में किया गया था, जब जॉर्ज पंचम और मेरी आए थे। ठीक है, यहाँ पे भारत में आए थे गेटवे ऑफ इंडिया के पास। तो यहाँ पे आपका ये तीसरा किया गया था 1911 में, दूसरा 1909 में, और पहला 1877 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है आपका कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो निर्धनता का दुष्चक्र ये जो अवधारणा है आपका रेगनर नक्स के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे रेगर नक्स जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो ये किस मॉडल पे आधारित थी दोस्तों? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे M3 जो है वो व्यापक मुद्रा कहलाती है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणत्व उपकरण नहीं है? तो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो खुले बाजार की क्रिया है वो जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका गुणात्मक उपकरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब है? आप आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून, यानी कि पूरा साल जो है इसी को यहाँ से स्टार्ट होकर 1 जुलाई से और 30 जून तक चलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 36 नंबर की यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में से किसके बराबर होगा? तो
तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों? ये राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा मतलब माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो है धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं वो आपकी खनिजों का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो है जगह का नाम है और ये अयस्क का। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रमुख जगह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। केंद्रमुख जो जगह है वो लौह अयस्क के लिए प्रमुख है। कोलार जो है सोना के लिए प्रमुख है, तो जी हाँ कोलार जो है सोना के लिए प्रमुख है। यहाँ पे कोडरमा और चांदी का दिया गया है, तो जी हाँ यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडरमा जो है चांदी के लिए सुमेलित नहीं है। ये कोडरमा में जो है अभ्रक मिलता है। क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जावर जो है सीसा और जस्ता के लिए सुमेलित है, तो ये बिल्कुल सही है। जावर में जो है जस्ता और सीसा की खाने हैं, वहाँ से मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपका राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो यहाँ पे हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहीं पे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस महासागर से होकर गुजरती है? ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? तो ये जो है ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा जो है किन देशों के साथ होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर, कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसमें जो है यहाँ पे गोदावरी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, और ये गोदावरी गिरती कहाँ है? अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इतना ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका माही। ठीक है, माही जिला जो है भारत का सबसे छोटा जिला है, जो कि पांडिचेरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पांडिचेरी में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य जो है वो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो यहाँ पे मिजोरम जो है, मिजोरम वो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। वरना अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये 3 देशों के साथ बनाता है, जैसे कि भूटान, चीन, म्यांमार। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ बनाता है, चीन, नेपाल, भूटान। पश्चिम बंगाल भी बनाता है। पश्चिम बंगाल किन के साथ बनाता है? तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे मिजोरम बच गया जो कि 3 देशों के साथ नहीं बनाता है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि लेंस के चश्मे के लेंस में कौन सा कांच से बनाया जाता है? जो चश्मा का लेंस होता है वो किस कांच से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका क्रूक्स कांच से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रूक्स कांच से इसे बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? नेत्रदान जो होता है उसमें कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो इसमें जो है कॉर्निया को दान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया। आगे 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 48वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कौन सा इसमें से सही है? तो यहाँ पे ताप बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पे ताप सही नहीं है, बताना है आपको कि इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग जो है दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का जो वेग है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है, वो ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने से आयु में ध्वनि का वेग कम होता है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। आर्द्र वायु का घनत्व जो है शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिक होती है, तो यहाँ पे कम दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। लेकिन पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर डी भी। तो डी कह रहा है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 50वां क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तो तब क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। तो देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो जो है आयतन घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयतन क्या होता है, घटता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।